जिस भी टॉपिक से वो एसोसिएटेड है, जैसे कॉल्डेरा का कोई एग्जांपल ले लिया आपने वोल्केनो में, तो उसको बनाइए, थोड़ा सा उसके साथ एसोसिएट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। एनसीईआरटी आपकी एकदम कॉपी पे उतरने लग जाती है। सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं, चैप्टर पूरा पढ़ चुका हूं। कि अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कोई भी जो चैप्टर पूरे हफ्ते में पढ़ा है उसको संडे को रिवीजन जरूर कीजिए, 2 घंटे उस पर दीजिए, बाकी पूरे दिन एंजॉय कीजिए। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो के अंदर, जहां पर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ने की, रीडिंग करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, कैसे आप स्टेप्स में उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे, जिससे आप आराम से अपनी एनसीईआरटी ज्योग्राफी में अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट है ये जहां पर आपको 100 आउट ऑफ 100 आपका आराम से आ सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप अभी तक कितने चैप्टर खत्म कर चुके हैं और कौन से चैप्टर में कितनी प्रॉब्लम आपको आ रही है। उसके रिगार्डिंग फिर मैं कुछ और सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले अगर आपने कभी भी सुना हो, मुझे नहीं पता कि आप एनसीईआरटी आज तक कैसे पढ़ते हुए आए हैं, किस तरीके से पढ़ा है। मैं एनसीईआरटी को पढ़ने के ना कुछ रूल्स बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मेरे टीचर्स ने, मैंने जहां से आपका पढ़ाई की है, वो सब मुझे पहले कुछ गोल्डन रूल बताते थे कि आपको जो पहली आपका एनसीईआरटी पढ़नी है वो ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़नी है, 4 घंटे पढ़नी है, 5 घंटे पढ़नी है, नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट एनसीईआरटी पढ़नी है। और पहली जो रीडिंग होनी चाहिए वो आप ऐसे पढ़ लीजिए जैसे स्टोरी पढ़ते हैं। जब नई किताबें आती हैं तो हिंदी की एक किताब हम देखते हैं, कोई नई नई स्टोरी आपका सुनने को मिलती है तो वो पढ़ डालते हैं ना, तो ऐसे ही जब आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर को स्टोरी की तरह पढ़ लीजिए और उसको याद करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। पर एक चीज आपको जरूर करनी है, वो है कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है तो उस टर्म को अंडरलाइन कर दीजिए, उसको मार्क कर लीजिए, उसकी डेफिनेशन को आपका जो है अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। ये कर लिया आपने। अब जब पहली रीडिंग आपकी हो गई है तो उसके बाद थोड़ा शांति फरमाएं, थोड़ा रेस्ट कीजिए। सेकंड रीडिंग पर आने के लिए, सेकंड रीडिंग में आप क्या करते हैं, आपने जो भी हेडिंग पढ़े हैं और सेकंड जो सब हेडिंग होते हैं उसके, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये जब एक बार आप पढ़ चुके होते हो तो सेकंड रीडिंग अगले दिन लो या 2 दिन बाद लो, आराम से लो। क्योंकि होगा क्या, आपको स्टोरी की तरह पढ़िए, कुछ ना कुछ तो जो अंडरलाइन किया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, वो तो दिख ही रहे होंगे। अब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपने हेडिंग और सब हेडिंग केयरफुली आपके पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल आपका प्रारंभ बैच में इनरोल नहीं है। अगर आप प्रारंभ बैच में अभी भी इनरोल नहीं हो पाए हैं, वहां पर हम बताते हैं, मैं एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर कराता हूं, एक एक शब्द जहां पर इंग्लिश में भी आप फंस जाते हो, वर्ड का मतलब भी बताता हूं, ये हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रारंभ बैच में तो आपका बिल्कुल जो बच्चों की इनरोलमेंट हो चुकी है वो मजे में अपनी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, डब्ल्यूपीपी भी मिलती है, टेस्ट पेपर भी मिलते हैं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी मिलती है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल तैयारी को आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, या जिनको अभी स्ट्रीम वगैरह में दिक्कतें आ रही है कि मैं स्ट्रीम चेंज कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, मौज मस्ती में है। उसके साथ साथ जब आप हेडिंग और सब हेडिंग पढ़ रहे होते हैं तो 2 से 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जरूर होते हैं, कुछ की पॉइंट जरूर होते हैं, कुछ हेडिंग जरूर होते हैं जिसको आप अंडरलाइन करते हुए जाइएगा, ठीक है। एक और चीज, सेकेंड रीडिंग में आपके लिए एक चीज मस्ट हो जाती है, भले ही आपको पूरा आंसर याद ना रहे, बट अगर उस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो आप उस डेफिनेशन के ऊपर जरूर फोकस करेंगे। आप डेफिनेशन को एज इट इज जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी होती है उसको याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार में याद ना हो, 2 बार में करो, 2 में ना हो 3 में करो, 3 में ना हो 4 बार में करो, लिख के देखो और पूरा उसको लंबे समय के लिए आपका रिटेन करो। अब आते हैं तीसरी रीडिंग में। अब जब तीसरी रीडिंग में आप जाते हैं तो तीसरी रीडिंग में आपके पास मैप्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं और टेबल्स होते हैं। उस क्वेश्चन से एसोसिएटेड, उस टॉपिक के सब हेडिंग से एसोसिएटेड या उस हेडिंग से एसोसिएटेड जो भी आपके पास मैप्स हैं, जो आपने डायग्राम देखे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में जाते हैं तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ वाले चैप्टर में हमारे पास अलग अलग डायग्राम्स दे रखे हैं। जब आप वोल्केनो पढ़ते हैं तो वोल्केनो के साथ जो लैंडफॉर्म एसोसिएटेड है उनको डायग्राम के बेसिस पर आप पढ़कर देखिए, डायग्राम उनके साथ बनाइए। तो जिस भी टॉपिक से वो एसोसिएटेड है, जैसे कॉल्डेरा का कोई एग्जांपल ले लिया आपने वोल्केनो में, तो उसको बनाइए, थोड़ा सा उसके साथ एसोसिएट कीजिए। इससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है, एनसीईआरटी आपकी एकदम कॉपी पे उतरने लग जाती है। अब इससे 2 चीजें हो रही हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ पा रहे हो, आंसर राइटिंग भी हो जाती है और साथ साथ चीजें हो जाती हैं। अब जब आप तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पर चले गए ना, जैसे ही आप चौथी वाली पर आते हैं, चौथी,
जब आप चैप्टर का एक लास्ट एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, एंड ऑफ चैप्टर्स पर जाते हैं, तो मैं बच्चे से रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे आज भी आपका कई बच्चों के मैसेजेस आते हैं, सर क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करूं, चैप्टर पूरा पढ़ चुका हूं। भाई साहब, तुम्हारे हर एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनको प्रैक्टिस करो। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है तो उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करो, और अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन दे रखा है तो उसको लॉन्ग में लिखने की भी कोशिश करो। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास पॉइंटर इकट्ठे हो जाएंगे। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। आप उस चैप्टर से एसोसिएटेड जितना भी, गूगल पे जाइए, गूगल पर जाकर आप उस पर लिख दीजिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर आप किसी एनडीए सीडीएस की तैयारी, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें लिख दीजिए। अगर आप किसी और क्लैट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कौन से चैप्टर से आपका कोई रिलेटेड आया तो उस पर आपका लिख दीजिए। मतलब जिस भी एग्जाम में ज्योग्राफी एसोसिएटेड होगी, और जो एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, अगर वहां पर ज्योग्राफी आती है तो गूगल पर जाइए, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सिलेबस सेम मैच कर रहा है तो डालिए, वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हुए चलिए। यहां होगा आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर एंड। 4 रीडिंग लगी, बट 4 रीडिंग के बाद क्या हो गया, प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज हो गया, और अब आपके पास पूरा एक चैप्टर तैयार है, आपके पास डायग्राम तैयार है, आपके पास एनसीईआरटी तैयार है, आपका पूरा चैप्टर बाइंड अप हो चुका है। अब जो अगला पड़ाव आपको करना है, वो क्या करना होता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करो, क्योंकि ये 10th तक की या 9th तक की स्टडीज तो है नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर। अब तो इवन 10th में भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं, 11th में कंपटीशन की तैयारी के साथ एसोसिएट करते हैं तो घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्कूल के अंदर। तो आप भी अलग अलग आपका जो है वेबसाइट के थ्रू, सैंपल पेपर के थ्रू, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन निकाल लो, है ना, उनके थ्रू आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको तरीके के एक टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के हेडिंग से कई टाइप के क्वेश्चन आपका जो है प्रैक्टिस हो जाएंगे। उसके बाद एक 5 मिनट का रूल होता है। 5 मिनट रूल क्या होता है, हर चैप्टर जैसे ही आप कवर करते हैं तो उसके बाद आप 5 मिनट में क्या कीजिए, जो भी उस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए, एक बार डायग्राम उसका देख लीजिए कौन सा बना सकते हैं, 5 से 10 कोई की पॉइंट निकलेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, वो आप पढ़ लीजिए। और अगर उस चैप्टर में कोई मैप एसोसिएट है तो उस मैप को अपने साथ साथ कवर करते हुए जाइए। एक मैप ले लीजिए, ब्लैंक मैप, उस पर मार्क कर लीजिए। अगर ब्लैंक मैप की प्रैक्टिस, अगर मैपिंग की कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पर बहुत सारे मैप्स आपके लिए बनाकर तैयार किए हैं, उनको भी प्लीज देख लीजिएगा। साथ साथ में एक वीकली रिवीजन, जो कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं बार बार कि अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, कोई भी जो चैप्टर पूरे हफ्ते में पढ़ा है, उसको संडे को रिवीजन जरूर कीजिए, 2 घंटे उस पर दीजिए, बाकी पूरे दिन एंजॉय कीजिए, सिर्फ 2 घंटे लगा दीजिए। कुछ गोल्डन रूल्स हैं मेरे, जो कि मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैं एनसीईआरटी पढ़ता था वैसे ही आपको भी कोशिश करता हूं कि आप भी पढ़िए। मैं जब एनसीईआरटी पढ़ता हूं तो मैं पेंसिल लेकर पढ़ता हूं, जिससे क्या होगा, मुझे मान लो वो पॉइंट बाद में दूसरी रीडिंग में या तीसरी रीडिंग में इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैं उसको इरेजर से रब कर देता हूं। मैं सिर्फ एनसीईआरटी में वही पॉइंटर रखता हूं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पेंसिल हाथ में रखिए। दूसरी चीज, हेडिंग से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है, आपकी जो जॉनर होता है आंसर राइटिंग का या मेमोरी रिटेंशन का, वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। जो भी हेडिंग दे रखा है, जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी में एक हेडिंग दे रखा है, उसका क्वेश्चन फ्रेम कर लीजिए और फिर उस क्वेश्चन से आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ कुछ कीवर्ड्स लर्न कर लीजिए, जैसे वेदरिंग आता है, इरोजन आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स आता है, ये सारे आपका कीवर्ड्स आप बनाते हुए चलिएगा। डायग्राम में जैसे इंटीरियर पे, वॉल्केनो पे, लैंडफॉर्म पे, रॉक साइकिल पे, इनके डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करते जाइए। साथ साथ में अपने पास एक चीट शीट रखो, एक पेज में पूरा चैप्टर समराइज करने की कोशिश करो कि अगर तुम फाइनली पेपर में जा रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में वो पॉइंटर्स क्लिक कर जाएं। उसके साथ साथ 137 का रिवीजन रूल, ये बहुत बार मैंने बताया हुआ भी है कि पहला रिवीजन 1 दिन के बाद, दूसरा रिवीजन 3 दिन के बाद, और तीसरा रिवीजन आपका 7 दिन के बाद आपके पास हो जाना चाहिए। अगर ये कर पाते हैं और पीछे के कोई भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्किप नहीं करते हैं तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि आपकी एनसीईआरटी बहुत अच्छे लेवल पर तैयार हो चुकी है। अब आपको एनसीईआरटी में कोई बीट करने वाला नहीं है। शर्त इतनी है कि कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है आंसर राइटिंग करते हुए और साथ साथ में एनसीईआरटी को रीड करते हुए। मैं जानूंगा और फिर मैं समझूंगा, और कोई भी अगर डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मैं उसके ऊपर एक वीडियो और लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।